आप अगर कोई प्रॉपर्टी सर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं सर, तो मेरे पास में सर एक ऐसी एलआईसी की एक ई प्रॉपर्टी है सर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ और उसके बाद में फिर आपका डिसीज़न है, आप अगर आपको लगता है कि नहीं आपको प्रॉपर्टी में ही बेनिफिट है, तो आप उस पे जा सकते हैं या आप अपना निर्णय बदल कर हमारी एलआईसी की जो ई प्रॉपर्टी है, वो आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सर मैं आपको उसके जो है कि आप ये देखिए सर आप जिस शहर में रह रहे हैं, आप कोई भी शहर में रह रहे हो, आप उस शहर में अगर आपको एक 25 लाख की एक प्रॉपर्टी लेनी है ना? तो आपकी इनकम के हिसाब से आपको लोन मिल सकता है और आजकल जो लोन मिलता है वो प्रॉपर्टी के जैसे आप 25 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसका 80% आपको लोन मिल जाएगा। तो 80% मतलब कि 25 लाख का 20 लाख, तो 20 लाख का आपको लोन मिल जाएगा और आपको 5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। जब आप डाउन पेमेंट 5 लाख देंगे, तो उसके बाद में रजिस्ट्री करवानी होती है, तो रजिस्ट्री की जो आज की समय में 25 लाख की प्रॉपर्टी की अगर खर्च देखा जाए, तो वो लगभग 2 लाख रुपए रजिस्ट्री फीस आती है और उसके बाद में ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। तो ब्रोकरेज भी आप 50,000 रुपए ब्रोकरेज पकड़ लीजिए और आप ये 20 साल का अगर आप ये लोन ले रहे हो, तो इसका ईएमआई 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको नेक्स्ट मंथ से आपको ईएमआई देनी पड़ेगी और जो कि अगर हम 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो उसके होते हैं 240 महीने, है ना? 240 महीने होते हैं 20 साल में, तो आप 240 गुणित 20 करिए, तो जो अमाउंट आएगी वो आती है 48 लाख रुपए। तो सोचिए 25 लाख की प्रॉपर्टी के लिए आप 5 लाख पहले दे चुके हैं और आपको बैंक को आपको 48 लाख रुपए लोन के बदले में आपको वो देना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेट कर लें एक अमाउंट को कि हमने पहले 5 लाख दिए, फिर 2 लाख रुपए रजिस्ट्री में दिए, है ना? और फिर उसके बाद में हमने 48 लाख रुपए और चुकाए, तो टोटल हुए 55 लाख। फिर हमने 50,000 रुपए ब्रोकरेज के लिए भी दिए थे, तो ऐसे हो गए 55 लाख 50,000 रुपए। तो हमने 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 20 साल तक उस पे हमने जो पैसा पटाया, तो 20 साल के बाद में उस प्रॉपर्टी की जो हमने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो हुआ 55 लाख रुपए और उसके बाद में फिर उस प्रॉपर्टी से आपको किराए किराए के लिए आप ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं मतलब कि उस प्रॉपर्टी का आप किराए वगैरह पे देंगे। तो आज आप ही लोग सब जो भी अभी हमारे इस ग्रुप में हैं, आप ही बताइए कि आप जिस शहर में रह रहे हो, जैसे कि कोई कलकत्ता में रह रहा है या फिर कोई रायपुर में रह रहा है, कोई भिलाई में रह रहा है, कोई कवर्धा में रह रहा है, तो आप ही बताइए कि 25 लाख की प्रॉपर्टी के आपको रेंट कितना मिलेगा? जी सर, आप लोगों से ही मेरा प्रश्न है। कितना होगा सर? 25 लाख की एक फ्लैट है, उसपे आप आज की कंडीशन में वो आप अगर उसको किराए पे दे रहे हैं तो कितना होगा? मान सकते हैं, चलिए बिल्कुल। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अभी उसकी जो रेंट है, सब लोगों का जो कई जैसे सर बताए हैं, रवि सर बताए कवर्धा के बस स्टैंड जो मेन मार्केट म माना जाता है, वहाँ पे अगर वो 4,500 रुपए मिलेगा 25 लाख की प्रॉपर्टी का। मैं रायपुर में रहता हूँ, महादेव घाट के आस-पास में, यहाँ 25 लाख का कोई मकान लेंगे, तो आपको 5-6 हज़ार रुपए उसका किराया मिलेगा। तो और भी हैं, जैसे मैडम बता रही हैं 12,000 तो हम सबका एक अनुमान, एक बीच का एक एवरेज मान लेते हैं, वो 10,000 मान लेते हैं, ठीक है? तो आपको रेंट में जो वो 25,000 की जो फ्लैट लोगे, उसमें आपको 10,000 रुपए आपको रेंट मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, तो वो आप रेंट पे मिले, ना मिले, रेंट पे जाए, ना जाए, वो तो बिजली विभाग ने फिक्स कर दिया है, तो न्यूनतम तो 500 रुपए महीना तो बिजली बिल आएगा ही, ठीक है? और आप अगर कोई कॉलोनी में रह रहे हो या कुछ भी, तो आपको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। तो वो लगभग 2,500 अपन मान सकते हैं, रायपुर में और भी ज़्यादा है वो, है ना? और उसके बाद में फिर ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसका देखिए आप खुद सोचिए, आज आप लोग आस-पास में किसी ने अगर प्रॉपर्टी ली होगी आज से 5-10 साल पहले, तो उनकी जो वैल्यू होगी और आज वो वैल्यू होगी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई होगी। बड़ी होगी 10 से 15 लाख बड़ी होगी, लेकिन डबल नहीं हुई होगी, है ना? 10 साल पहले। तो ऐसे ही है कि आप जब इसको 10-15 साल आगे के लिए भी सोचो, क्योंकि जितना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना था, है ना? तो वो बढ़ चुका है। अब बढ़ रहा है लेकिन वो बहुत परसेंटेज कम परसेंटेज में बढ़ रहा है। बढ़ेगा ज़रूर लेकिन बहुत कम परसेंटेज में बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद में ये है कि अभी इसकी तुलना में
मेरे पास में जो ई फ्लैट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे से एक 25 लाख का ई फ्लैट लेते हैं, है ना? जो कि एलआईसी द्वारा प्रदत्त है, वो कि वर्चुअल प्रॉपर्टी है और उसके लिए आपको कोई 5 लाख रुपए नहीं देना है। उसके लिए केवल आप अभी 2 लाख रुपए से डाउन पेमेंट देकर उसको बुक कर सकते हैं और ये पूरे साल भर में आपको कोई भी लोन नहीं है और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्री लोन है, मतलब प्री अप्रूव्ड लोन है। मतलब इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे कि आपको वो लोन लेने के लिए वो होगा, है ना? तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा और लोन भी आपको अभी से नहीं चुकाना है, 1 साल बाद से चुकाना है। 1 साल बाद से 20,000 भी नहीं चुकाना है, केवल 16,000 रुपए महीना आपको इसकी ईएमआई चुकानी है, ठीक है? वो उसके बाद में फिर ना तो आपको कोई क्या बोलते हैं रजिस्ट्री फीस देनी है, ना तो आपको कोई क्या बोलते हैं ब्रोकरेज देनी है, ठीक है? और इसके बाद में आपको इस प्रॉपर्टी पे 16,000 रुपए मंथली का किराया जीवन भर मिलेगा और इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हर साल आप बढ़ती जाएगी और इसके लिए आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, कोई आपको बिजली बिल नहीं चुकाना है और इसके लिए आपको किराएदार खोजने भी नहीं जाना है। देखिए आप सब रहते हैं, आपके यहाँ किराएदार भी रहते होंगे, तो देखिए कई किराएदार ऐसे होते हैं जिनको खाली करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर कोई 11 महीने के बाद में हमें एग्रीमेंट भी करना होता है और फिर अगर कोई किराएदार चले गए हैं तो फिर नए किराएदार खोजो। कई दिनों तक तो अभी जैसे कोरोना के टाइम पे रायपुर में कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि खाली हैं, 2-2 साल से अभी खाली हैं, किराए पे नहीं है। मेरे ही कुछ जानने वाले हैं जिनके 4-4 मकान ऐसे हैं, यानी वो फ्लैट ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं क्योंकि जो बच्चे या स्टूडेंट रहते थे वो चले गए अपने घर, वो यहाँ नहीं है, उनके फ्लैट खाली डले हैं। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में वो नहीं आएगा क्योंकि उसमें 16,000 रुपए फिक्स है, वो आपको किराया मिलना ही मिलना है और इसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। वो 2.5 करोड़ तक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जा सकती है सर। जी सर। डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है और अभी कोरोना के टाइम में कई सारे ऐसे फ्लैट हैं जो कि खाली पड़े हैं क्योंकि जो लोग यहाँ रहते थे, नौकरी करते थे या स्टूडेंट थे, वो अपने घर चले गए हैं। तो वो मकान खाली हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी में आपको कोई भी किराएदार खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसका एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और आपको घर से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में 16,000 रुपए महीना आपके डिपॉज़िट हो जाएगा और वो भी टैक्स फ्री, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ तक जा सकती है। साथ में पहले दिन से ही आपकी फैमिली को एक रिस्क कवर भी मिलता है, कि एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि एलआईसी की खूबी है। एलआईसी उसी क्षेत्र में लगभग 70 साल से काम कर रही है और उसी में एक्सपर्ट है इंश्योरेंस के सेक्टर में परिवारों को सुरक्षित करने के लिए। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी लेने का आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि साथ में आपको एक रिस्क कवर भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हम प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 55 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, बल्कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी आप लेंगे तो इसमें केवल आपको जैसे 15 साल तक आपको इसका ईएमआई चुकानी है, तो वो भी होता है 16,000 रुपए महीना। स्टार्टिंग में आपने 2 लाख दिया है, तो 14 साल तक आप 16,000 रुपए महीना चुकाएंगे, तो वो होता है 28 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपने पहले दिए हैं, तो टोटल होता है 30 लाख रुपए। तो सोचिए आपने पहले ही लेते ही समय आपने 25 लाख का बेनिफिट पहले ही ले लिया क्योंकि वहाँ 55 लाख दोगे, यहाँ आप केवल 30 लाख दोगे। तो वैसे भी मेरी प्रॉपर्टी आपको 25 लाख रुपए सस्ते में मिल रही है।